तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। कल्ला जी पूर्व में भी 3 बार हारे हुए हैं, क्योंकि ये चुनौती जो है वो तो जनता के सामने जब जाते हैं तब पता चलता है किसकी क्या चुनौती है। और इस बार उनका बहुत विरोध है शहर में। वो जीत कर शहर में नहीं रह के पवनपुरी में जाके रहे, लोग वहाँ जाते मिलते नहीं थे, ऐसी जनता में एक रूमर है। मेरा चेहरा एक हिंदूवादी रूप में दिया जा रहा है और मैंने आज तक हिंदुत्व के लिए काम किया है, खुल के किया है, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं किया। हिंदुओं के साथ खड़ा रहूंगा, हिंदुओं के लिए काम करूंगा। हिंदू के साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़ा रहूंगा। न तो कभी मुसलमान को गाली दी, न किसी धर्म को गाली दी, न मेरे ऐसे संस्कार के मैं किसी को गाली दूं। आप मुसलमानों के फिर वोट कैसे लेंगे? ऐसा है, अगर मैं हिंदुत्व का पक्ष, हिंदू का पक्ष लेता हूं और उसके कारण वो नाराज होकर वोट नहीं देते हैं तो नहीं देंगे। मैं कोई वोट के पीछे हिंदुत्व को छोड़ दूं, ऐसा संभव नहीं है। बीजेपी ने कल अपनी दूसरी लिस्ट में बीकानेर पश्चिम से अपना उम्मीदवार घोषित किया, जेठानंद व्यास को। वहीं आज कांग्रेस ने इसी जगह से अपने उम्मीदवार बीडी कल्ला को। हम बात करेंगे जेठानंद व्यास जी से। जेठानंद जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं ये कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता, क्योंकि कल्ला जी पूर्व में भी 3 बार हारे हुए हैं। क्योंकि ये चुनौती जो है वो तो जनता के सामने जब जाते हैं तब पता चलता है किसकी क्या चुनौती है। और इस बार उनका बहुत विरोध है शहर में, इसलिए जनता जो है वो तय करती है कि किसको जीतना है, किसको हराना है। तो इस बार शहर में एक माहौल ऐसा बना है कि कल्ला जी को हराना है, इसलिए वो चुनौती नहीं, वो तो हारेंगे। क्या क्या विरोध है आपकी नजर में? अब जनता में ये है कि उनकी परिवार की दृष्टि से है, उनकी कार्य की दृष्टि से है। वो जीत कर शहर में नहीं रह के पवनपुरी में जाके रहे, लोग वहाँ जाते मिलते नहीं थे, ऐसी जनता में एक रूमर है। जी। दूसरा, तुष्टीकरण की नीति है, किसी को वोट के लिए ज़्यादा करना और सामान्यतः नहीं करना किसी के लिए, यानी न्यायप्रिय बात नहीं करते हैं। फिर इनका हस्तक्षेप इतना है कि क्रिमिनल लोग हैं उनका भी इनका परिवार पूरा सहयोग करता है। बीडी कल्ला पर? हाँ, बीडी कल्ला परिवार पर जी। तो क्रिमिनल लोगों पर भी ये करते हैं। अब यहाँ हमारे इस एक ऐसा भी है जिसमें एक व्यक्ति का मकान था जी। और वो पुराना मकान वापस बना रहा था। तो एक तरफ उनका बहुत पुराना दरवाजा था, पड़ोस जो है वो उस दरवाजे को बंद करके आगे कब्जा करना चाहता था। तो ये नहीं होने पे वो झगड़ा कर रहा था। तो जो घर बना रहा था अपना, उसने जाके थाने में एक एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ। जी। जो एप्लीकेशन देने गया उसी को 151 में अंदर रख दिया पुलिस ने, इनकी सिफारिश से। कौन था वो व्यक्ति? नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो सब जानते हैं। जिसका पक्ष लिया है वो उनके घर में काम करता है, बच्चों को लाने ले जाने का। आपने तुष्टीकरण की बात की, खुल करके ये क्या है तुष्टीकरण की नीति यहाँ पर? अब तुष्टीकरण नीति देखा जाए तो वोट के लालच में इन्होंने 3 जमीनें अभी चुनाव के मौके पे जी। मुसलमानों को दे दी, लेकिन यहाँ के संत समाज ने अपने दाह संस्कार के लिए इनसे जमीन मांगी, उनको 1 इंच भी जमीन नहीं दी। तो तुष्टीकरण नीति नहीं हुआ। आज उदयपुर में जो हुआ मर्डर, दुकान में उस दर्जी को मारा गया, उसको तो 5 लाख, और जो एक एक्सीडेंटल मरा उसको 50 लाख। बीकानेर में भी एक अग्रवाल समाज के बच्चे का मर्डर हुआ, उसको आज तक एक पैसा नहीं मिला। तो ये तुष्टीकरण नीति नहीं है तो क्या है? एक तरफ तो कोई अगर एक्सीडेंटल मरता है तो उसको रुपए दिए जाते, खूब नौकरी दी जाती है, और एक तरफ वास्तव में
किसी जिहाद के कारण या कोई टारगेट बना के मारा जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा। तो ये तुष्टीकरण की नीति है। बीकानेर पश्चिम में ऐसा क्या विकास कार्य जो अभी तक नहीं हुए, आप अगर विधायक बनते हैं तो आपके लिए प्राथमिकता रहेगी? बीकानेर में ये जो विकास का ढिढोरा पीस रहे हैं, वास्तव में तो बीकानेर इनके इस कार्य, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजनीति की है और मंत्री भी रहे हैं, फुल यानी पावरफुल मंत्री रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना था आज तक नहीं हुआ। आज आप देखें बीकानेर में निकलेंगे तो सड़कें टूटी पड़ी है आज भी, लेकिन इन्होंने कुछ गलियों में लिपापोती करने के लिए केवल काला काला डंबल बिछा दिया, यानी काली सड़क कर दी उन्होंने। आज भी देखा जाए तो यहाँ के स्कूलों की स्थिति बड़ी नाजुक है, देखा जाए तो अस्पतालों की स्थिति नाजुक है। कहा जा रहा है कि जैसे कि ये जो जिला अस्पताल है, तो जिला अस्पताल में भी कुछ है ही नहीं। और अगर अपन देखें रेलवे फाटक की दृष्टि से, तो रेलवे फाटक जो है ये आज तक हल कर नहीं पाए, क्योंकि पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है बाईपास का, वो तो वही जाने। कोर्ट गेट फाटक की बात कर रहे हैं? कोर्ट गेट फाटक की, तो वो वही जाने उनका क्या स्वार्थ है। जब रेलवे ने कह दिया बाईपास संभव नहीं है, मना कर दिया, उसके बाद ये बाईपास की पीट रहे। अब अंडरब्रिज लाए, जबकि मैं ये मानता हूं कि एलिवेटेड रोड ही उसका समाधान है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखा जाए तो यहाँ एक संभागीय आयुक्त था नीरज के पवन, बिल्कुल, उन्होंने जब तक हिंदुओं के इलाके में कब्जे हटाए, सड़क साफ की, तब तो मंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले। और जैसे ही दूसरी और मुस्लिम समाज के जो मकान है, दुकान है, उधर बढ़ते नीरज के पवन का ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफर कर दिया। तो क्या नीरज के पवन का ट्रांसफर बीडी कला ने करवाया? सामान्यतः यही चर्चा है पूरे बीकानेर में। सत्यता कितनी? अब सत्यता तो देखो, मैं सरकार में तो होने ऐसे कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जो चर्चा है उसके आधार पर कह सकता हूं कि कल्ला जी ने उसका ट्रांसफर करवाया। कोर्ट गेट फाटक पर अंडरब्रिज नहीं बन पाना कितना बड़ा दुख है, क्योंकि बीजेपी से सांसद भी है 14 वर्ष से अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी से सांसद है तो वो तो रेल विभाग का है, तो रेल तो चाहती है कि रेल विभाग चाहती है कि अंडरब्रिज बने या एलिवेटेड रोड बने, तो बनवा दीजिए ना, सरकार है केंद्र में। हाँ, लेकिन जो जमीन का है और रेलवे के अलावा जो राजस्थान सरकार का पैसा लगना है, वो तो राजस्थान सरकार लगाएगी, केंद्र थोड़ी लगाएगी। तो उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे ऐसा लग रहा है। जैसे वसुंधरा जी ने एलिवेटेड रोड एकदम पूर्णतः पास कर दिया, इन्होंने बदल दिया, फिर चले गए थे ये बाईपास पे, तो बाईपास के लिए मनाही करे तो अभी एलिवेटेड वो अंडरब्रिज लाए। तो अंडरब्रिज अगर इनको बढ़ाना होता तो अभी तक बढ़ा देते, लेकिन वो भी इन्होंने किया नहीं कुछ, केवल ऐसा लग रहा है कागजों में इन्होंने कोई बजट करके और ऐसे चर्चा कर दी। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है। 30 घंटे का टाइम हो चुका है आपको टिकट मिले हुए, सबसे पहले आपने क्या क्या काम किए, किन से मिले? मुझे जैसे ही मेरी घोषणा हुई तो सबसे पहले तो बीकानेर में एक उत्साह सा माहौल बन गया, उत्सव जैसा, और मुझे इतनी अपेक्षा नहीं थी कि लोग इतने यहाँ मेरे द्वार घर के बाहर आ जाएंगे। लगभग युवा वर्ग सबसे ज़्यादा आया, और मेरे जितने पार्टी के सीनियर लोग हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे जाके आशीर्वाद लूँ, तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया है। और
बाकी सामान्यतः अभी उत्सव दुर्गा महोत्सव चल रहा है, तो उनके कार्यक्रमों में भी जाना होता है ज़्यादा। तो ये सब जनता के बीच में जाना और सीनियर जो हमारे लीडर हैं उनसे मिलना, तो ये बराबर मेरा अभी चल रहा है। आज राजकुमार किरोड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुले आप आरोप लगाए कि जो वोटों के मामले में जो आरोप हैं वो 13,500 जो वोट जोड़े गए हैं वो बीडी कल्ला के इशारे पर जोड़े गए, कितनी सत्यता? भाई ऐसा है कि हमने भी इसकी जानकारी की है जी। लेकिन हमारे पास हमने वो लिस्ट भी ली है, लेकिन वोटर लिस्ट उपलब्ध न होने कारण तो वोटर लिस्ट के लिए हमने प्रयास किया है। तो उसकी जानकारी, क्योंकि हमें लिस्ट अभी मिली है करीब 5 दिन पहले, तो हम वोटर लिस्ट का लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो वोटर लिस्ट से उसकी जानकारी होगी कि क्या है सत्यता, क्या झूठ है। और हम कलेक्टर साहब से मिले इसके लिए, तो कलेक्टर साहब को कहना है कि हमने जांच करवा ली, हमारे बीएलओ से हमने शपथ पत्र ले लिया और ये केवल बात है। एडीएम सिटी से पहले मिले तो उन्होंने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पार्ट बन के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की आपसी टकराव के कारण है, बाकी कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ये एडीएम सिटी के थे, हम मिले तब, और कलेक्टर ने तो कह दिया भाई हमने जांच कर, अब भी अगर आपको लगता हो तो आप मुझे 2 नाम लेकर लाके दे दो। राजकुमार किरोड़ ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, आपको क्या लगता है इससे आपको कितना फायदा होगा? ऐसा है, राजकुमार जी किरोड़ जब से कांग्रेस से यानी बीडी कल्ला के कारण कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, तब से यहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई है और इस्तीफा दिया है। तो मान के चलो कांग्रेस 5-10 हज़ार वोट और ज़्यादा से हारेगी। जैसे पहले हम सोचते थे 20,000 से हारेगी, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है 30-35 से हारेगी। तो बीजेपी को फायदा होना है। कह रहे हैं कि आपको हिंट दे दिया था कि संघ विचारधारा से इसलिए आपको टिकट मिला, कितनी सत्यता मानते हैं आप? मेरे पास हिंदू जागरण मंच का दायित्व था और मुझे कुछ दिन पहले हिंदू जागरण के दायित्व से मुक्त कर दिया। फिर मैंने बात की तो उन्होंने मुझे फ्री करके कहा कि आप अपने राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हो। फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे आवेदन के लिए हुआ तो मैं भी चर्चा में आया और सर्वे में आया, और सर्वे में ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ ज़्यादा होगा, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट। संघ की बड़ी भूमिका रही आपको टिकट दिलवाने में? संघ डायरेक्ट कभी किसी को टिकट दिलाने में काम नहीं करता। संघ केवल कहीं अगर पार्टी को लगता है कि इस क्षेत्र में सर्वे या और किसी कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो बीजेपी संघ के लोगों से थोड़ा पूछ लेती है। बाकी मुझे ऐसा लगा नहीं, हाँ, बाकी संघ कभी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। तो क्या माने कि ये जो चुनाव है हिंदू और मुस्लिम होने वाला बीकानेर पश्चिम में? पश्चिम में चुनाव हिंदू मुसलमान का होने वाला ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसको घेरेगा चुनाव हिंदू की तरफ या मुसलमान की तरफ, तो हो सकता है वो बन जाए। लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा है कि हिंदू मुसलमान का चुनाव हो। ये चुनाव ये होगा कि कल्ला जी ने का व्यवहार, उनके परिवार का व्यवहार, उन्होंने इस मंत्री पद या राज में होते कितना किया लोगों के साथ व्यवहार और काम, और दूसरी तरफ बीजेपी का जैसे मैं उम्मीदवार हूँ, मेरा व्यवहार, मैंने समाज में रह के आज कितना काम किया है, तो जनता उसको देख के वोट देगी। लेकिन कहीं क्योंकि मेरा चेहरा एक हिंदूवादी रूप में दिया जा रहा है और मैंने आज तक हिंदुत्व के लिए काम किया है, खुल के किया है, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन वो उसको लेके अगर घेरते हैं तो हो सकता है वो हिंदू। आपने कहा कि मैंने हिंदुओं के लिए ज्यादा काम की, तो क्या अब चुनाव है मुसलमानों के लिए भी साथ में काम करेंगे?
मैं हिंदुओं के साथ खड़ा रहूँगा, हिंदुओं के लिए काम करूँगा। हिंदू के साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़ा रहूँगा। न तो कभी मुसलमान को गाली दी, न किसी धर्म को गाली दी, न मेरे ऐसे संस्कार के मैं किसी को गाली दूं, लेकिन मैं हिंदुत्व के साथ अगर खड़ा हूं। मुसलमान के साथ खड़े नहीं है? मुसलमान के साथ मुसलमान खड़े हो, मैं क्यों खड़ा हूं? मैं तो हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो उनके साथ खड़ा रहूंगा। विधायक जी, हिंदू और मुसलमान दोनों वोटर हैं आपके क्षेत्र में? है दोनों वोटर, मानता हूं मैं, लेकिन अगर मैं हिंदुओं के साथ खड़ा होता हूं और हिंदुत्व की बात करता हूं तो वो मेरे से नाराज क्यों होते हैं? तो फिर आप मुसलमानों के फिर वोट कैसे लेंगे? ऐसा है, अगर मैं हिंदू का पक्ष लेता हूं और उसके कारण वो नाराज होकर वोट नहीं देते हैं तो नहीं देंगे। मैं कोई वोट के पीछे हिंदुत्व को छोड़ दूं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये अगर वो हाँ मैं उनको गाली देता हूं तब तो वो समझते हैं कि मैं गाली दी है। मैं तो उनका नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं तो हिंदुत्व की बात नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन वोट लेने। वोट के लिए मैंने कहा ही नहीं उनसे कि वोट दो मुझे। वोट के लिए मैंने उनको कभी नहीं कहा मुझे वोट दो। अब भी अपील नहीं करेंगे कि मुझे वोट दो? नहीं, वोट के लिए मैं किसी को नहीं कहूंगा। मैं जैसे बात करता हूं उस आधार पर मुझे वोट मिलेंगे। जिस प्रकार बात करें उस आधार पर मुझे वोट मिलेंगे और वही वोट मुझे लेने। ये थे जेठानंद व्यास। अब देखते हैं कि चुनावी अटकलों के बीच में बीकानेर पश्चिम में क्या कुछ होने वाला। लेकिन ये तय है कि बीकानेर पश्चिम सीट पर मुकाबला बड़ा टक्कर का है। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, राजस्थान तक, बीकानेर।